जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग करेंट पे डिस्कशन डेली करते हैं एग्जाम वांटा प्रेप के द्वारा। एग्जाम वांटा प्रेप एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा जो है आप जो यूपीएससी बीपीएससी और कोई भी अगर सेंट्रल एग्जामिनेशन हो गए चाहे स्टेट एग्जाम हो गए, आप एग्जाम वांटा प्रेप से आप तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो है हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम विजुअलाइजेशन के साथ हम सीखते हैं हर चीज़ों को। एक एक करंट अफेयर को एक्सप्लेनेशन के साथ हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और होने का कारण क्या है। ये सभी बातें को हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है करंट अफेयर डेली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात के लिए है क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम सोलर एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब हम जो है मतलब ब्यूटीफुलनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग जो है करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है, हमेशा बने रहना है, और लास्ट वीडियो तो जरूर देखना है ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और एग्जाम में अच्छे नंबर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हम जो भी करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आराम से बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं करंट अफेयर जो है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट को करंट अफेयर्स क्या है कि 8वां जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली कहाँ हुआ। सबसे पहले जानना है कि कब बोल रहा हूं मैं, 8वां जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये कहाँ हुआ है। 2025 में हुआ। सबसे पहली बात जानना ये है कि सोलर क्या है, सोलर सिस्टम हमारा होता क्या। देखिए सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जिसमें सोलर सिस्टम मेन हेड कौन होता है, जिसको बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। सन हमारा जो है सूर्य जो है हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सबसे बड़ा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पहला तो भारत ही फोकस किया उन्होंने कि, और विश्व जो है इस सोलर अलायंस से जुड़ गया है। कारण ये है कि सोलर अलायंस से जुड़ने का फायदा ये होगा कि सोलर से जो है जो ऊर्जा प्राप्त होगा एक नवीकरणीय ऊर्जा होगा। मतलब कहने का मतलब एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में जो एनर्जी का जो उत्पादन हो रहा है, हमें जो है जैसे मान लो कोयला, पेट्रोल, डीजल, मतलब अनवीकरणीय संसाधन से हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारे देश में जो है, हमारे देश ने बल्कि पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल में क्या है कि क्या हो रहा है, इमिशन की मात्रा, उत्सर्जन की मात्रा, कौन सा इमिशन बात करें, कार्बन इमिशन की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका किरणें ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे जो है सोलर एनर्जी जो है बना सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि सोलर एनर्जी जो होता है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है, लेकिन इसको निकालना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के बारे में क्यों जानना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे भारत सरकार का टारगेट था कि 2022 तक जो है 2022 तक टारगेट था 175 कितना, 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट जो है जो सोलर एनर्जी से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। तो इसी के बारे में जो है बहुत बढ़िया से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सोलर एनर्जी हमारा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। और हमारे देश में जो है ये ऊर्जा अगर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर फ्यूचर में भविष्य में अगर ऐसा होता है, इससे क्या होगा, हमारे देश, हमारा भारत ही नहीं, जो इस अलायंस से जुड़ा हुआ है होगा, सभी को क्या होगा, एक सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी मिलेगा जिससे हम कार्बन इमिशन जो है, मतलब कार्बन से जो भी इमिशन उत्सर्जन हो रहा है उससे हम कट कर पाएंगे फ्यूचर में, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जानना यह है, सबसे पहले जानना है सोलर एनर्जी के बारे में कहाँ हुआ। अंतरराष्ट्रीय जो सौर जो है जो गठबंधन हुआ है 27 अक्टूबर 2025 को हुआ, जो कहाँ, न्यू दिल्ली में जो है ये हुआ, जहाँ कहाँ बोलेंगे, भारत मंडपम में हुआ। क्या हुआ? भारत मंडपम एक जगह है न्यू दिल्ली में, वहां पे जो है ये सौर ऊर्जा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है, ठीक है, याद रखना है। यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कितने देश शामिल हुआ, पहले ये जानना है। 124 देश, कितना, 124 देश शामिल हुआ, जहां पे टारगेट ये किया गया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड थीम रखा गया है। पूरे विश्व में एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है, ठीक है, और उसको क्या करना है, एनर्जी द्वारा कनेक्ट करना, ग्रिड कनेक्टिविटी करना।
इसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यही इसका थीम है। ठीक है, ताकि ये फोकस ये कर रहे हैं ताकि एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो है हमारे, अगर पूरे विश्व में अगर एक्सट्रैक्ट करने के कोई अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आ गया फ्यूचर में, इससे क्या होगा, हम जैसे अनवीकरणीय संसाधन पे निर्भर कर रहे हैं वो निर्भरता हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आगे ही गया होगा। ठीक है, इससे क्या बताओ, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी उपलब्धियां मिलेगी, अभी बता भी रहे थे। ठीक है, इससे क्या IRNA के अनुसार जो है एनर्जी स्टैटिकल यूनिट 2025 के अनुसार कहा गया कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी अगर इंस्टॉल्ड अब कैपेसिटी का बात करेंगे तो दुनिया में क्या है, चौथा स्थान है। कितना है, चौथा स्थान है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले सब मिला कहने का मतलब है कि अगर हम बात करेंगे विंड पावर की बात, कहता है विंड पावर में क्या है, ये चौथा स्थान है। ठीक है, और हम बात करेंगे एन सोलर पावर में बात करेंगे तो तीसरा स्थान है। विश्व में जो है बेसिकली जो है विश्व में भारत का जो है सोलर एनर्जी का बात करेंगे तो सोलर एनर्जी का के लिए बात करेंगे तो विश्व में तीसरा स्थान दिया गया है। और हम विंड एनर्जी का बात करेंगे जो वायु से जो है प्रोडक्शन होता है, वायु से प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए बात करेंगे ये चौथा स्थान है। किसे बताओ, चौथा स्थान है विंड एनर्जी से भी। ठीक है, अगर हम बात की जहां पे टारगेट किया गया है कि सोलर जो कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी इंक्रीज किया गया है 39 टाइम्स। ठीक है, 39 गुना बढ़ गया है। पहला अगर बात 2014 में अगर बात करेंगे तो अच्छी बात यहां पे क्या होगा कि 2.82 गीगावाट था, लेकिन ये जो है 2025 में जो है ये बढ़ के कितना हो गया 110.9 गीगावाट। लेकिन बताओ 2014 में कितना 2.82 गीगावाट था, लेकिन अब कितना हो गया, वो 110.9 गीगावाट हो गया। मतलब इतना सोलर एनर्जी इतना गुना तेज हो गया। मतलब तब लगा कि सोलर एनर्जी को आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा फ्यूचर है। इससे हम क्या है पूरे, क्योंकि हमको पता है कि नवीकरणीय संसाधन कोल, पेट्रोल, डीजल एक समय तो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा जो रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हवा बात करेंगे, सोलर एनर्जी बात करेंगे, ठीक है, सूर्य का किरण ये सब खत्म नहीं, पानी खत्म नहीं होने वाला है। इससे जो एनर्जी जो बनेगा यही हमारा सबसे शुद्ध एनर्जी होगा और हमारे जो पर्यावरण है कभी प्रभावित नहीं होगा। ये सबसे बड़ा गैप भारत को पता है। टारगेट 2022 तक टारगेट उन्होंने किया था 100 गीगावाट करना था। अगर टोटल सोलर अगर विंड सब मिला के बाद 175 गीगावाट टारगेट था, लेकिन भारत ने अचीव किया 110.9 गीगावाट, मतलब 2025 तक। मतलब जो उन्होंने टारगेट रखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो टारगेट था उस टारगेट को उन्होंने पूरा कर लिया है। बात सुनिए बात को, अब पूरा से ज्यादा हो गया 10.9 गीगावाट। बात सुन में, और हम समझ सकते हैं कि इंडिया का ये टारगेट है कि 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल सोर्सेस। ठीक है, नॉन फॉसिल सोर्सेस से जो फॉसिल्स नहीं है, ठीक है, जो अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय है, जहां से हम 50% जो है इंस्टॉल कैपेसिटी करेंगे, जिससे फायदा ये होगा। कब तक ये टारगेट कितना है बताओ, ये 2030 तक टारगेट किया गया। मतलब 50% एनर्जी जो हम जनरेट करेंगे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम बना लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमें जो अनवीकरणीय संसाधन पे जो हम निर्भर कर रहे हैं वो निर्भरता हमें कम होगी। बात समझ में आया? जैसे आज से पहले क्या था, पेट्रोल में शुद्ध पेट्रोल, अब क्या है इथेनॉल डाला जाता है 20%। बात समझ रहे हो आपको? तो यही क्या फायदा हो रहा है कि हमें जो है 20% जो हमारा देश का खुद का एनर्जी जनरेशन में हेल्प कर रहा है, और 80% जो है दूसरे देश से हम क्या करते हैं, भारत में इंपोर्ट हो रही है। बात समझ में? तो यहां पे बात करते हैं, जैसे बात किया जाए तो सबसे बड़ा टारगेट है कि 50%, वही का कि भारत ने 2030 के लक्ष्य को से 5 साल पहले ही नॉन फॉसिल सोर्स मतलब गैर जीवाश्म स्रोत से अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी 50% कहता है 50% हासिल कर लिया है। ठीक है, जो मजबूती पॉलिसी
और संस्थान को प्रतिबद्धता दिखाता है। और यह भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां कंप्लीटली जो है सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी बेस्ड है। यह भी सवाल देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा भी था, यह पूछा था। ठीक है, तो कोची इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट है। कोची एयरपोर्ट विश्व का जो है पहला सोलर फुल्ली इंस्टॉल किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, विश्व में पहला है, कोची केरला में। बात समझ में आए? यहां पे आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब विंड पावर पे जो चौथा स्थान पे है और मतलब सोलर पर बता क्या है तीसरे स्थान पे किया गया। समझ में आ गया कि सोलर कैपेसिटी 30 से 39 गुना बढ़ गई है। 2014 में देखा जाए 2.82 था, ये बढ़ के जो है कितना 2025 में क्या 110 पॉइंट क्या है 110.9 गीगावाट हो गया। ठीक है, ये 2000 क्या बताओ ये 24-25 का रिकॉर्ड देखा गया। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्यों आ सकता है आपको पता हो गया होगा कि सोलर एनर्जी जो है हमारे पास सोलर कैपेसिटी, सोलर पूरे जो है सूर्य का किरणें बहुत ज्यादा है, एनर्जी का स्रोत बोला जाता है, उसका पॉकेट ऑफ एनर्जी आता है, बहुत आता है। लेकिन वहां से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोटेंशियल रिसोर्स है। इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना उससे निकालना इतना आसान नहीं है। बात समझ में आशा करते हैं समझ में आ गया सोलर एनर्जी। तो याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ कहां है, न्यू दिल्ली में। क्या हुआ, भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, और मिला है तो ऐसा क्यों मिला है। देखिए नोबेल पीस प्राइज ये जानना है कि सबसे पहले जानना है कि किसको मिला है। विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे नोबेल पीस प्राइज मिला है ये किसको मिला है। देखिए नोबेल पीस प्राइज जो है सबसे पहली चीज जानना है कि नोबेल पीस प्राइज जो है किसको मिला है। ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। मारिया क्या बताओ, मारिया कोरिना मचाडो। ये मारिया कोरिना मचाडो है, इनको बेसिकली जो नोबेल पीस प्राइज मिला है। समझ बात को। और नोबेल पीस प्राइज ये भी जानना होगा, एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है कि नोबेल पीस प्राइज देता कौन है भाई, कौन देता है। याद रखना ओस्लो जो है कहां है बताओ, नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे के द्वारा जो है नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, नोबेल पीस प्राइज देता कौन है, यार नॉर्वे देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्वे में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी बनाया गया, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी बनाई, इस कमेटी के द्वारा जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। लेकिन कोई भी अगर पीस प्राइज मिल रहा है, ठीक है, जैसे मारिया कोरिना मचाडो को अगर नोबेल पीस प्राइज मिला तो कोई पर्पज होगा ना। क्या पर्पज है भाई, इस पर्पज को जरूर जानना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें जीवन में इससे सीखना भी चाहिए कि शांति का पुरस्कार मिला क्यों भाई, कुछ तो पर्पज होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कहानी याद रखें, ये वेनेजुएला का जो है ये रहने वाली है। ठीक है, वेनेजुएला में कहानी की बात करेंगे तो वेनेजुएला के लीडर थे बताओ, जहां पे उसके ये वार्ड वेनेजुएला के जो है लीडर अपोजिशन लीडर थे और एक्टिविस्ट के बाद मारिया कोरिना मचाडो थे। दोनों के ये जो है नोबेल पीस प्राइज मिला और मकसद ये जानना ऐसा क्यों हुआ ये जानना है। ये डेट जो है 10 अक्टूबर को मिला, 2025 को बताओ मिला था। ये नॉर्वेजियन मतलब नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा जो है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये कहना यह था कि जो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहां पे जो गवर्नमेंट था ये गवर्नमेंट फुल्ली क्या था, डिक्टेटरशिप था। क्या था, डिक्टेटरशिप। मतलब डिक्टेटरशिप जो होता है, डिक्टेटरशिप था। डिक्टेटरशिप मतलब ये होता है जहां पे तानाशाह सरकार होता है वहां पे क्या होता है, ये मिलिट्री रूल का यूज करता है। मतलब सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है, मिलिट्री रूल का प्रयोग करते थे, सैन्य शक्ति का ज्यादा प्रयोग करते थे। जहां पे वेनेजुएला में रहने वाले जो सिटीजन है ये अत्याचार का ही शिकार होते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि नोबेल पीस प्राइज जो है कहा पर्पज ये है कि हमें चाहिए डिक्टेटरशिप सरकार नहीं चाहिए, हमें देश को जो है गवर्नमेंट को जो है डिक्टेटरशिप से कन्वर्ट करना है, डेमोक्रेटिक में बदलना है, जहां पे बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है और हमें फ्रीडम मिलता है।
लिबर्टी मिलता है, इक्वालिटी मिलता है, ये सब चीजें मिलना चाहिए जो लोगों को जो है डिक्टेटरशिप में नहीं मिलता है। जहां पे मिलिट्री का पावर है वहां पे कभी भी सिटीजन, आम नागरिक कभी भी जो है सैन्य शक्ति का प्रयोग होता है, वहां पे कभी भी सोच लीजिए कि अत्याचार ही होगा सिटीजन के साथ, कभी भी शांति नहीं मिल सकता है। तब मरीना कुरीना जो मचाडो को जो है ये स्पेशली इसलिए बोला कि डिक्टेटर जो सरकार है उसको जो है हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हो जाएगा तो इससे लोगों में क्या हो जाएगा, एक शांति आएगी। और डेमोक्रेसी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं प्रमोट करता है, कभी लड़ाई झगड़ा को डेमोक्रेसी नहीं सपोर्ट करता है। तो कि डेमोक्रेसी में पीपल्स है जो सुप्रीमेसी, पीपल के पास सबसे सर्वोत्तम पावर होता है कि लोगों को, गवर्नमेंट को चुनने के लिए सबसे बड़ा पावर किसके पास है, पीपल के पास होता है। यही तो डेमोक्रेसी है, जहां पे कोई भी मिलिट्री रूल नहीं होता है, कोई भी सैन्य शक्ति को अप्लाई नहीं कर सकता है इन द केस इमरजेंसी कंडीशन। बात समझ में, याद रखना है कि ये मिला इसलिए कि टायरलेस वर्क प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स मिलना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड हर द स्ट्रगल अचीव द रिक्वेस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द डिक्टेटर से क्या करना, डेमोक्रेसी करना है। मतलब जो है डिक्टेटर से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए फोकस किया, पीस प्राइज मिला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शांति पुरस्कार मिला किसको, याद है, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और इसके जो है एक और कौन है, विपक्षी दल थे, कौन थे पता, नेता थे कौन, वेनेजुएला के ही विपक्षी नेता थे। ठीक है, मतलब जो है अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिशन पार्टी उसी को मिला है, क्या, ताकि जो है डिक्टेटर तानाशासन जो है हमें लोकतांत्रिक सरकार में बदलना है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया वो नोबेल पीस प्राइज क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे भी सवाल आने की चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि हर कोई को जो है नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता, हर कोई को जो है हमें लिटरेचर का अवार्ड नहीं मिलता, नोबेल प्राइज और लिटरेचर। अब लिटरेचर का जो नोबेल अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, ये किसको मिला ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब याद करना ही है, आपको दिमाग में रखना है, समझना है टॉपिक ऐसा क्यों मिला, हमें इस चीज को सीख भी सकते हैं, सोसाइटी में सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले ये क्या है, नोबेल प्राइज ऑन द लिटरेचर मिला है, किसको भी याद रखना है। नोबेल प्राइज लिटरेचर बात करेंगे, इसका नाम क्या है, ठीक है, लास्लो कृष्णा होकोई। ठीक है, लास्लो कृष्णा होकोई को मिला है। ठीक है, कृष्णा होकोई को मिला है। इसको मिला क्या है, नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर, नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर मिला है। नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर मिला है कौन का बताओ, लास्लो कृष्णा होकोई को दिया गया है नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये जानना है। उद्देश्य फोकस ये किया गया कि अपने उनके कहते प्रभावशाली और दूरदर्शी लेखन के लिए दिया गया है। प्रभावशाली और दूरदर्शन को लेखन शैली बहुत अच्छा था। ठीक है, जो विनाशकारी खौफ के बीच कला की शक्ति को फिर से स्थापित करना, जो विनाशकारी जो खौफ के बीच जो कला है उसको फिर से उसको जो है अपने शक्ति से स्थापित किया, इसीलिए उनका मेन उद्देश्य था। और इस प्राइज जो मिलता है लिटरेचर को, याद रखना है, ये कौन देता है, स्टॉकहोम देता है। कौन देता है, स्टॉकहोम के द्वारा, जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश। और स्टॉकहोम में जो है स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। इसको देता है कोलेगा लिटरेचर का अवार्ड जो मिलता है, कौन देता है, याद रखना है, ये स्वीडिश के जो है अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो स्टॉकहोम में जो है ऐसा मिला है। इस अगर प्राइज मिलता है तो पुरस्कार राशि जो है 11 बिलियन मिलता है। 1 मिलियन 11 गुने मिलियन मतलब 10 पे पावर 6 इतना रुपीज जो है, ये क्या है, स्वीडिश कॉर्नर लगभग जो 1.2 अमेरिकी डॉलर में मिलता है, 1.2 अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, ये जो है मिलियन में मिलता है। बात समझ में आए? तो याद रखना है कि सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है बेसिकली लिटरेचर को जो है मिला किसको, याद रखना, हंगरी के रहने, कहां से, हंगरी के रहने, हंगरी के नोबेलिस्ट है। ठीक है, हंगरी के जो है उपन्यासकार कहां के हैं, ये भी पूछ सकता है, हंगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये प्राइज जो है मिला किसको, ये भी याद रखना है, तो बता दें मैंने। लास्लो क्या है, कृष्णा होकोई, लास्लो का था कृष्णा होकोई को मिला है, याद रखना है। ठीक है, ये एक बताओ कारण क्या था, फॉर द कंपेलिंग द विजनरी। ठीक है, where on the midst of the और क्या, ओपेक लाइट लैप्टिक टेरर एंड का रिफॉर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ आर्ट।
ठीक है, ये अवार्ड मिलने का कारण कौन देता है? ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ये प्राइज बताओ 11 मिलियन जो है 11 मिलियन स्वीडिश, ठीक है, क्रोनर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, तो लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक वर्ड में हंगरी के रहने वाले कौन है? लास्लो क्रास्नाहोकोई। ठीक है, क्रास्नाहोकोई को मिला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया लिटरेचर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि यहां पे जानना है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2025। मिस यूनिवर्स 2025 किसको मिला है? अगर ब्यूटीफुल, सुंदरता के अकॉर्डिंग जो है अवार्ड मिलता है। अगर यूनिवर्स का बात है, मिस यूनिवर्स जो मिला है, याद रखना है, मिस यूनिवर्स जो है अवार्ड जो मिला है बेसिकली जो है फातिमा बॉस को मिला है। मैक्सिको का रहने वाली है, फातिमा बॉस को मिला है। लेकिन उसका जो है मेन क्या विनर है, रनर कौन था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हुआ इवेंट कहां पे? थाईलैंड में। क्या हुआ? ये हुआ था थाईलैंड में। क्या हुआ? थाईलैंड में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, याद रखना, फातिमा बॉस कहां के? मैक्सिको के। ये भी पूछते हैं कि फातिमा बॉस जो है ये कहां के रहने वाले थे? मैक्सिको के रहने वाले हैं। लेकिन भारत जो है बेसिकली प्रतिनिधि का मनिका विश्वकर्मा ने किया था। भारत का प्रतिनिधि कौन था? मनिका विश्वकर्मा, जो आगे हम जानेंगे भी। ठीक है, ये बचे रनर, ये क्या थे? ये रनर थे। मतलब विनर क्या था? ये था विनर क्या? फातिमा, ठीक है, बोस, मैक्सिको कराने वाले। इवेंट थाईलैंड में हुआ। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय द, इंडिया का रिप्रेजेंट कौन किया था? मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा यही कौन है? यही जो है कहे मैक्सिको के फातिमा बॉस। कौन है? फातिमा बॉस ने बताओ मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब उन्होंने जीती है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। ठीक है, अगला हम जाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ चुके हैं मनिका विश्वकर्मा के बारे में। तो मनीषा विश्वकर्मा जो है इंडिया के रिप्रेजेंट करने वाली, ये थे मिस यूनिवर्स। क्या है? भारत में जो मिस यूनिवर्स 2025 का बात करेंगे अगर पूछा जाएगा तो यही है। ये कौन है? याद रखना है, मिस यूनिवर्स कौन है? मनिका विश्वकर्मा। कौन है? मनिका। यही कौन है? मनिका विश्वकर्मा जी है। ठीक है, इन्हीं को क्या मिला है? ये मिस यूनिवर्स इन इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन था? 74वां। कौन सा? 74वां। बात समझ में आए? तो याद रखिए, मिस यूनिवर्स ऑफ द इंडिया 2025 को मनिका विश्वकर्मा को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, इसे ध्यान से जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पढ़ेंगे सब मिस ही पढ़ेंगे, मिस्टर्स ही पढ़ेंगे। अगला, मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है? मिस वर्ल्ड 2025। अगर मिस वर्ल्ड 2025 का बात करेंगे, जहां पे 72वां था, क्या था? क्या था? 72nd मिस वर्ल्ड जो है 2000 जो है मिस वर्ल्ड जो है 2025 का जो 72वां सेशन का था, ये किसको मिला है? ये बेसिकली रहने वाले कहां के? याद रखना है, थाईलैंड के। कहां के? ये जो रहने वाले क्या है? थाईलैंड के रहने वाले। कहां के? थाईलैंड के रहने वाले हैं। कहां के? थाईलैंड के। ठीक है, थाईलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं? थाईलैंड के। ठीक है, थाईलैंड के रहने वाले हैं, थाईलैंड का रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? याद रखना, सुचाता, ठीक है, चुआंगश्री। सुचाता क्या है? सुचाता चुआंगश्री। सुचाता, ठीक है, चुआंगश्री। ठीक है, चुआंगश्री नाम है, चुआंगश्री नाम है। ठीक है, ये कहां के? बेसिकली ये थाईलैंड के रहने वाले। कहां के? थाईलैंड के रहने वाले, याद रखना है। ठीक है, रनर कौन थे? हसेट। कौन थे? हसेट थे। हसेट इथोपिया के रनर थे। इथोपिया रनर कहां के थे? इथोपिया के रनर थे। रनर थे यूथोपिया के, याद रखना है, रनर थे यूथोपिया। कहां के? यूथोपिया के। ठीक है, अगर बात ये हुआ था कहां पे? याद रखना, हैदराबाद जो है इंडिया के हैदराबाद के जगह में हुआ था। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए? याद रखना 108 लोग। कितना लोग? 108 लोग। तो फटाफट क्या रिवाइज कर लेना है कि मिस वर्ल्ड जो है किसको मिला है? तो याद रखना क्या था? सुचाता जो है, ठीक है, चुआंगश्री थाईलैंड के थे, उसको मिला है। इसका रनर कौन था? तो हसेट इथोपिया के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद कहां हुआ? तो हैदराबाद के जो है इंडिया में हुआ। एक्सिबिशन सेंटर जो है हिटेक्स एक्सिबिशन सेंटर जो है हैदराबाद में हुआ है। इसमें 108 लोग जो है पार्टिसिपेट किए। यही कौन है? याद रखना है, कौन है बताइए? कौन सा? सुचाता चुआंगश्री। क्या है? चुआंगश्री। ठीक है, थाईलैंड के रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई पूछेगा। ज्यादा चांस पूछने एआई पे है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो है पहला मिस एआई कौन है? फर्स्ट मिस एआई कौन है? ये याद रखना है। ठीक है, तो नाम क्या है? याद रखना है, पहला मिस एआई बात करेंगे, नाम है केंजा लैली। क्या नाम है?
केंजा लैली नाम है। एक वर्चुअल क्या लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, वर्चुअल लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस एंड कहता है एक्टिविस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, वर्चुअल लाइफ स्टाइल के बारे में। नाम क्या है याद रखना, केंजा लैली। कौन नाम है इसका, केंजा लैली। क्या है, केंजा लैली, ये नाम है केंजा लैली, याद रखना। ठीक है, केंजा क्या है, लैली नाम है। ये क्या है, जहां पे क्रिएटर्स कौन बताओ भैया, मेरियम बशा, जिसे फिनिक्स AICO, जिन्होंने बता $20,000 का ग्रैंड प्राइज देता, क्या था, $20,000 का। ठीक है, रनर कौन था, ये भी पूछा, रनर कौन था, फ्रांस की रनर था कौन, फ्रांस की था कौन, ललीना। क्या था, ललीना। ये दूसरा नंबर पे। पुर्तगाली कौन था, ओलिविया। ठीक है, तीसरा स्थान पे था। चयन बेसिकली किसके आधार पे होता है AI में, ये भी याद रखना है। तो आपको पता है, पहला तो सुंदरता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक स्टाइल, सोशल मीडिया का प्रभाव कितना कर रहे हैं, इस पे ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और क्या है, असलियत क्या है, आधार पे जो मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट मिस AI है। इसका नाम क्या है, केंजा लैली। क्या नाम है, केंजा लैली, ये याद रखना है। ठीक है, रनर भी कभी कभी पूछता है, ये रहने वाले के कहाँ के हैं, ये भी जानना है बेसिकली। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के जो बात करेंगे, जो यहाँ पे दूसरा जो है रनर कौन है, तो फ्रांस के क्या था, ललीना। क्या था, ललीना थे। ठीक है, या दूसरे स्थान पे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मिस फर्स्ट मिस AI पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिका फेमिना मिस इंडिया 2024। क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2024। ठीक है, ये कौन जीती है, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, ये नाम देखा, निकिता पोरवाल। किसको मिला है, निकिता पोरवाल को मिला है, मध्य प्रदेश के रहने वाली है। ये है क्या है, निकिता पोरवाल। क्या नाम है, यही क्या है, निकिता पोरवाल है, निकिता पोरवाल। ठीक है, क्या है, पोरवाल। ठीक है, पोरवाल यही रहने वाले, निकिता पोरवाल है। ठीक है, निकिता पोरवाल। ठीक है, ये रहने वाली। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश के रहने वाली है। रनर का रेखा पांडे है, केंद्र शासित प्रदेश से। रेखा पांडे जो केंद्र शासित प्रदेश से है। ठीक है, अगला निकिता जो पोरवाल है, मध्य प्रदेश से है। और रेखा पांडे इसका बताओ क्या रनर है। दूसरी अगर रनर बात करेंगे तो आयुषी क्या ढोलकिया है। आयुषी ढोलकिया जो है क्या बताओ, गुजरात के रहने वाली है। ठीक है, अगला इसका मेन पर्पस इवेंट का क्या, फेमिना मिस इंडिया जो है। ठीक है, प्रेजेंट 60वीं का था डायमंड जुबली वर्षगांठ जो है, ये हुआ था कहाँ पे, याद है, महाराष्ट्र मुंबई में। क्या है, महाराष्ट्र मुंबई में, याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का हुआ था, महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था, याद रखना। ठीक है, निकिता पोरवाल समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकिता पोरवाल। ठीक है, अगला बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस है। ठीक है, अगला क्या है, मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स का बात करेंगे तो 73वां जो मिस यूनिवर्स किताब जो है, ठीक है, डेनमार्क के जो है विक्टोरिया केजर कहता है थियलविग ने जीता। केजर बताओ कौन बताया, कजेर थियलविग। क्या है, कजेर थियलविग क्या बताओ, थियलविग ने जीता, कजेर थियलविग। ये कजेर थियलविग ने जीता, याद रखना है। ठीक है, ये पूछे कौन सा, 73वां जो है, अगर बात की था मिस यूनिवर्स 2024 का था, 73वां था। इन्होंने जीता कौन बताओ, ये भी याद रखना है। कौन सा बोला मैंने, याद रखना है कौन सा बोलेंगे, विक्टोरिया का था, डेनमार्क के विक्टोरिया का रहने वाला है। कजेर थियलविग ने जीता, कजेर थियलविग ने जीता है। रनर कौन था बता, मैक्सिको की जो है मारिया। ठीक है, बता मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन रनर थी रही है। और नाइजीरिया की बताओ क्या है, चिदिमा कहता है एडेटसीना दूसरी रनर रही है। ठीक है, इवेंट का जानकारी बात करेंगे जो है 17 नवंबर 2024 को हुआ। जगह क्या था, मैक्सिको सिटी। यहाँ पे मैक्सिको सिटी में हुआ। ठीक है, ये बताओ ऐतिहासिक जीत क्या है, डेनमार्क के लिए जो है पहली बार ये मिस यूनिवर्स, ये ऐतिहासिक क्या है कि डेनमार्क में जो है ये पहली बार जो है मिस यूनिवर्स जीती। इनका नाम क्या याद रखना है। ठीक है, कजेर थियलविग। क्या नाम है, कजेर थियलविग। ये थियलविग है, ये जो कजेर थियलविग, ये जो डेनमार्क का, ये पहली बार इतिहास में उन्होंने क्या बताओ मिस यूनिवर्स जीती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला ये पहले फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, इनका नाम क्या था, दक्षिण अफ्रीका के जो है, ठीक है, नाम था क्या, तसेगो गेले। क्या नाम है, तसेगो गायले। क्या था, तसेगो
तसेगो गाइले, तसेगो गाइले, ठीक है। तसेगो जो है गाइले जो है, बेसिकली बात करें गाइले जो है, गाइले याद रखना है कि ये मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत, मतलब कि जो व्हाइट नहीं है, क्या ब्लैक, ब्लैक महिला बनकर इतिहास को रच दी, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, याद रखना है कौन सा, तसेगो, तसेगो याद है, तसेगो गाइले, गाइले ने जो है कि पहली बार जो है जो ब्लैक वुमेन के बाद, ब्लैक वुमेन जो है उन्होंने जो है क्या किए, मिसेज क्या है, मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड का खिताब उन्हें जीती है, ठीक है। ये तसेगो जो है, जो गाइले जो बेसिकली 34 साल की है, ठीक है। ये बताओ, ये अगर बात करेंगे होम टाउन कहाँ है, तो सोवोटो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना है। वकील है, यहाँ पेशा क्या है, वकील, सोशल मीडिया पर कानूनी मामलों की क्या जानकारी देने वाली, ठीक है, लीगल एजुकेटर है, ठीक है, लीगल एजुकेटर है। खास उपलब्धि के इस इंटरनेशनल पेजेंट में 40 साल के इतिहास में पहली बार अश्वेत भी जीता है, ठीक है। मतलब पहली बार ब्लैक पीपल ऐसा ने जो है, ब्लैक वुमेन जो है पहली बार जो है इस जो है मिसेज वर्ल्ड में जो है ये जीती है, ठीक है। ऐसा कभी भी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ, यही है, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला बात करते हैं मिस्टर्स वर्ल्ड, क्या है, मिस्टर्स वर्ल्ड बेसिक 2025 का बात करेंगे। भारत की बताओ क्या है, शेरी सिंह, भारत की बताओ शेरी सिंह जो है मिसेज का यूनिवर्स 2025, क्या था, मिसेज का यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती है, बताओ मिसेज क्या बताओ, यूनिवर्स, मिसेज क्या बताना है, कौन बताओ कौन जीते, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन जीती है, तो याद रखना है कौन सा, याद रखना है कौन सा, बताओ शेरी सिंह ने जीती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पहली बार जीत है, ठीक है, इस प्रतियोगिता में है। मैसेज यूनिवर्स का 48वां संस्करण है, ये हुआ था कौन बताओ, ओकाडा मनीला फिलीपींस में हुआ था, ये 25 तारीख अक्टूबर को हुआ था। प्रतिभागी बात है, दुनिया भर से 120 लोग से ज्यादा महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट किए थे। यही कौन है बताओ, ये है मिस्टर्स यूनिवर्स 2025, मिस्टर्स यूनिवर्स 2025, मिस्टर्स यूनिवर्स क्या है, मिस्टर्स यूनिवर्स जो है 2025, यूनिवर्स क्या बताओ 2025 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने जीता, ठीक है। ये शेरी सिंह क्या था, शेरी सिंह बता इंडिया से, कहाँ से बताओ, ये है कहाँ से, भारत से है, ये भी याद रखना है, ये भारत से है, ठीक है, कोई दिक्कत बोला जाए नहीं, ठीक है। 48 में पहली बार हुआ है, 48वां एडिशन देखा जाए, ठीक है। और क्या बताओ, ओकाडा मनीला में जो फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है, याद है क्या 120 से ज्यादा वुमेन इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो आशा करते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण करंट पर डिस्कस किए, जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पक्का श्योरिटी आना ही तो आना है, ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए, ताकि करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एग्जाम वांटा से बिल्कुल जुड़े रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल द बेस्ट।